Good morning, all. Can you hear me? Okay. चलिए अभी भी 1 मिनट है, सबको जुड़ जाने देते हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं बाद में शुरू करते हैं। ओके, नाउ चलो शुरू करते हैं। देखो, कल हमने आपको एक फंक्शनल ग्रुप का चार्ट भेजा था, है ना, जिसमें हमने सफिक्सेस प्रीफिक्सेस दिए थे और फंक्शन ग्रुप के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बना के दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 6 स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। हमें इन सारे स्ट्रक्चर्स के लिए, इन सारे स्ट्रक्चर्स में जो भी फंक्शन ग्रुप्स हैं वो फंक्शन ग्रुप हमें पहचानना है और उसका सफिक्स प्रीफिक्स जो है वो डिसाइड करना है। ओके, तो चलो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो है, ये फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में चेक करते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में आपके पास 2 फंक्शन ग्रुप हैं। एक फंक्शन ग्रुप यहां पे दिख रहा है, एक फंक्शन ग्रुप आपको यहां पे दिख रहा है, राइट। अब अगर C डबल बॉन्ड O है, अगर C डबल बॉन्ड O है तो वो या तो अल्डिहाइड हो सकता है, या कीटोन हो सकता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, या अमाइड हो सकता है, या एस्टर हो सकता है ना। इतनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एस्टर ये सारे फंक्शन ग्रुप होते तो उसमें आपको कहीं ना कहीं NH2 ग्रुप अगर अमाइड है तो, OH ग्रुप C डबल बॉन्ड O के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो, अगर वो आपका एस्टर है तो OR, और अगर अल्डिहाइड है तो कहीं H दिखाई देना चाहिए। मगर यहां पे आप देख सकते हो कि ये वाला फंक्शन ग्रुप जो है वो, ये वाला फंक्शन ग्रुप और ये वाला फंक्शन ग्रुप, इन दोनों में इस CO के साथ कार्बन और इस तरफ भी कार्बन अटैच्ड है, दोनों साइड पे कार्बन अटैच्ड है। तो एक चीज बराबर से याद रखो कि अगर जब भी C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन अटैच्ड होगा दोनों साइड पे, कार्बोनिल के साथ कार्बन, तो वो हमेशा कीटोन ग्रुप होगा, राइट। तो ये दोनों जो है वो क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये दोनों फंक्शन ग्रुप हमारे कीटोन है। सिमिलरली चलो यहां पर चेक करते हैं। मान लीजिए इस वाले ग्रुप को मैं चेक कर रहा हूं, तो ये भी C डबल बॉन्ड O के साथ क्या है, कार्बन है, सो डेफिनेटली ये भी क्या है, कीटोन, राइट। तो ये आपका फंक्शन ग्रुप जो है वो है कीटोन। अब बात आती है इसके लिए, तो ये वाला फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा। देखो, एक तो इस C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन है मगर दूसरी तरफ कार्बन नहीं है। अगर दोनों तरफ कार्बन नहीं है तो कभी भी ये आपका कीटोन नहीं हो सकता। कीटोन के लिए क्या चाहिए, हमेशा दोनों साइड पे हमें कार्बन चाहिए ही चाहिए, ये कंफर्म है ना। ये अगर C डबल बॉन्ड O के साथ यहां पे एक ऑक्सीजन जुड़ा है तो कंफर्म ये वाला ग्रुप जो है वो क्या होना चाहिए, एस्टर। ये वाला ग्रुप जो है वो एस्टर ही होना चाहिए। ओके, तो ये ग्रुप हो जाएगा एस्टर। अब कई लोगों को ये भी लगेगा सर ये ईथर नहीं हो सकता क्या, ईथर हो सकता है ना। ईथर में भी क्या चाहिए, ईथर में भी जो ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड पे कार्बन कंपलसरी है,
उसमें दोनों साइड पे कार्बन कंपलसरी है। तो अगर ईथर होता तो यहाँ पे तो CO है, तो ये एस्टर हो जाएगा। चलो आगे चेक करते हैं। थर्ड कंपाउंड में ये OH है और ये वाला पार्ट जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये है अल्कोहल, ये अल्कोहल है, जबकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये फंक्शन ग्रुप जो है वो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप है ना? क्लियर? नंबर 4 अब देखना। हाँ, नंबर 4 में ये वाला पार्ट चेक करो, ये वाला पार्ट, ये सिर्फ NH2 देखोगे तो ये तो अमाइन ग्रुप हो जाएगा, मगर इसके बगल में क्या है? यहाँ पे इसके एडजेसेंट कार्बन पे है CO, तो डेफिनेटली ये आपका हो जाएगा अमाइड। दिख रहा है? ये है आपका अमाइड ग्रुप, राइट? ये अमाइड है। अब ये C डबल बॉन्ड O और NH2 है, ये आपका अमाइड ग्रुप है। अच्छा, ये वाला ग्रुप चेक करो, C डबल बॉन्ड O। तो अब यहां पे देखो, ये C डबल बॉन्ड O के यहां पे कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा? कीटोन। इसके लिए चेक करो, ये वाला जो ग्रुप है वो, इसमें इधर कार्बन है। देखो C डबल बॉन्ड O नहीं है ऑक्सीजन के साथ, लिसन केयरफुली, ये ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड पे कार्बन है, तो ये अब क्या हो जाएगा? ईथर। अब ये हो जाएगा आपका ईथर। तो ईथर में भी दोनों साइड पे क्या होना चाहिए? कार्बन होना आवश्यक है। गॉट इट? ये क्लियर है इतना? नाउ फटाफट नंबर 5। नंबर 5 में क्या है? यहां से शुरू करते हैं। ये हो जाएगा आपका ईथर। देखो दोनों साइड पे कार्बन। ये है अल्कीन, ये अल्कीन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O अल्कीन है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये है एल्डिहाइड। देखा आपने? यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ एक हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। फाइन। नंबर 6, बड़ा सा एक कंपाउंड बनाया है मैंने, इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से ग्रुप है और कहां कहां पे। आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसमें सिर्फ इतना मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने फंक्शन ग्रुप्स हैं। अगर कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट हो रहा है, कोई फंक्शन ग्रुप रिपीट हो रहा है तो उसको भी काउंट करो। मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप चाहिए, टाइप्स नहीं पूछ रहा हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप में पूछ रहा हूं कितना। जल्दी फटाफट। ओके चलो आंसर्स आ रहे हैं। आंसर आ रहे हैं यहाँ पे 7 7 7 7 7 7। ओ सबका लकी नंबर 7 लग रहा है। 7, अच्छा वेरी गुड। कोई बोल रहा है 6, आदर्श 6, ओम, मुकुंद, जयश्री, भावेश, ऋषिकेश, शर्वरी, सुनील। चलो इन सब लोगों का जो है वो 7 है। वैशाली, ये कौन है? एंटी गेमर 9। भाई साहब नाम डालो अपना, पता चले कौन हीरो ये है। ओके स्वप्निल वेरी गुड 6, ठीक है। गणेश 5। चलो वेरी नाइस, आंसर्स काफी सारे आ रहे हैं। अब चेक करते हैं ओरिजिनली कितने हैं, है ना। देखो मैं वहां से शुरू करता हूं। हाँ,
राइट हैंड साइड से शुरू करता हूं तो आपको सदमा नहीं लगेगा। ये आपका अल्कोहल है, ठीक है, ये अल्कोहल है। अच्छा, ये पूरा रिंग जो है ये एरीन है, ये रिंग आपका जो है वो एरीन है। ये SO3H है, ये सल्फोनिक एसिड है, ये आपका जो है कीटोन है, राइट। ये वाला पार्ट जो है CONH ये अमाइड है, ठीक है, ये अमाइड है। ये है NH2, ये है ग्रुप एमिनो, एमिनो ग्रुप है, अदरवाइज अमाइन, अमाइन ग्रुप है। अब देखना हाँ दूसरा झटका, पहला झटका तो शायद यहाँ पे एरीन पे लग चुका है आपको, आपने सोचा भी नहीं था कि एरीन भी एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हम कंसिडर करेंगे, मगर एरीन भी एक फंक्शन ग्रुप है, क्योंकि अगर आप बेटा आल्केन को और अल्कीन को और अल्काइन को भी एज ए फंक्शन ग्रुप कंसिडर कर रहे हो तो एरीन भी एक फंक्शन ग्रुप है बेटा। डू रिमेंबर दिस। देखना दूसरा झटका लग रहा है, ये OH अल्कोहल नहीं है, ये OH अल्कोहल नहीं है, ये पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप जो है वो फिनॉल है, ये पूरा जो ग्रुप है ये फिनॉल है, राइट। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 7 फंक्शन ग्रुप्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और 7 7 फंक्शन ग्रुप्स हैं यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, कोई ऐसा बोलेगा सर आप इस कार्बन को क्यों काउंट नहीं कर रहे, इसको अल्केन बोलो ना तो 8 हो जाएगा ना, राइट ना। जब हम फंक्शन ग्रुप पे कंसिडर करते हैं तो कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन पसंद करते हैं नोमेनक्लेचर में भी, तो अल्केन तो बाय डिफॉल्ट ही माना जाता है। तो फंक्शन ग्रुप के तौर पे किसको लिया जाता है, हम डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, बेंजीन रिंग को, इन सारी चीजों को एज ए एक्सटर्नल फंक्शन ग्रुप लेते हैं। हमारे लिए कार्बन का तो मेन चेन है, वो तो बैकबोन है ना। तो अल्केन को हम कभी एज ए फंक्शन ग्रुप कंसिडर नहीं करते, वो तो बैकबोन है, राइट। जिसको कंसिडर करते हैं वो बाकी एडिशनल फंक्शन ग्रुप्स हैं। इज इट ओके? तो ये बराबर समझा। अब इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने फंक्शन ग्रुप्स हैं। इतना बड़ा तो कभी कंपाउंड अब तक नीट लेवल पे या JEE मेंस लेवल पे अभी तक नहीं पूछा गया, एडवांस में पूछा जा चुका है, एडवांस में इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मगर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स यहाँ पे हैं, आप उसको पहचान सको, बस उतना ही काम करना। IUPAC तो उसके बाद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन ग्रुप पता चलना चाहिए। मैं आपको ऐसे ही और 7-8 क्वेश्चन जो है वो भेज रहा हूं, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको भेज रहा हूं, जो आप सॉल्व करके मुझे बताना, ठीक है। इज इट ओके? डन, आगे बढ़े। ओके वेरी गुड। जितने लोगों ने आंसर दिया था 7, वो लोग सही हैं, वेरी नाइस। उनका जिस किसी भी तरह से आंसर आया था 7 वाला वो मैच कर गया। ओके नाउ अब नया एक टॉपिक शुरू करते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, जिसको बोलते हैं HOH, राइट।
हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो कि है HOH। HOH का मतलब होता है कि अगर आप, यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है कि अगर आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड करते हो, तो उस हाइड्रोजन ऐड करते वक्त जो भी एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ऐसी एक और चीज भी होती है, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन, ये दोनों सिमिलर है। रूल्स और रेगुलेशन सारे हीट ऑफ कंबशन और हाइड्रोजनेशन के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और कंबशन में एक ही डिफरेंस है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है, वो फाइनल प्रोडक्ट आपका अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड मिलने वाला है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड आपको कंपाउंड मिलने वाला है, जबकि कंबशन में जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलने वाला है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का या फिर हाइड्रोकार्बन का कंबशन होने पे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, आप जानते हो, राइट। चलो अब देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है। देखो, मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 H H। इस कंपाउंड का नाम है सीस ब्यूट 2इन। अच्छा, फॉन्ट साइज बढ़ा दूं क्या? हाँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया। सीस ब्यूट 2इन, ठीक है, इसको बोलते हैं सीस ब्यूट 2इन। अब इसका क्या करता हूं मैं? पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं इसमें। आप यहां पे पैलेडियम की जगह पे निकल या प्लेटिनम भी यूज कर सकते हो, राइट। ये हमारा कैटलिस्ट है। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड होगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड C CH3 H H H H, ठीक है। ये क्या बन रहा है बेटा? This is butane. This is butane. There are 4 carbon atoms in a linear chain. So it is butane. चलो सेकेंड एक और चेक करते हैं। हाँ, ऐसा एक और कंपाउंड ले रहा हूं। ऑब्वियसली आप इंटेलिजेंट हो, आपको पता चल ही गया होगा कि मैं यहां पे ट्रांस लेने वाला हूं। ट्रांस ब्यूट 2इन, ओके, ट्रांस ब्यूट 2इन। चलो, PDC के साथ रिएक्शन कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं इसमें, ये प्रोसेस हाइड्रोजनेशन है, ओके। सो व्हाट यू विल गेट इज CH3C C H H CH3 H H। ये भी क्या है? ब्यूटेन। ये आपका ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन। यहां पे गलती मत करना, भयंकर गलती हो जाती है सबसे। सब लोग सोचते हैं कि ये सीस ब्यूटेन बनता है और ये ट्रांस ब्यूटेन बनता है। अरे ऐसा नहीं होता बाबा, ब्यूटेन तो ब्यूटेन ही होता है, डबल बॉन्ड थोड़ी ना है। यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तभी सीस ट्रांस बोलोगे ना। ये तो ब्यूटेन ही, ये तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ है, मगर ये तो लीनियर चेन ही होती है। यानी ये कंपाउंड आपका नॉर्मल ब्यूटेन ही बन जाता है ऐसा, CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। ये ब्यूटेन ही ऐसा ही बनता है, गॉट इट। अब आते हैं काम की बात पे। हम बात कर रहे थे कि ये जो प्रोसेस है ये क्या है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के बारे में बात है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। तो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में जो हीट रिलीज होती है वो सीस ब्यूटीन या सीस ब्यूट 2इन के लिए होती है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये वैल्यू है 28.6 किलो कैलोरी पर मोल। और यहां पे जो हीट रिलीज हो रही है वो है 27.6 किलो कैलोरी पर मोल, गॉट इट। यहां पे जो वैल्यू है 28.6 है, यहां पे 27.6 है, 1 किलो कैलोरी का डिफरेंस है यहां पे। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो ज्यादा है और ये वैल्यू जो है वो लेस है, ये कम वैल्यू है ना। आप में से कई लोग जो मैथ्स विजार्ड होंगे, जिनका गणित बहुत भयंकर होगा,
वो बोलेंगे कि सर नको, ये तो आपका -27 है यार, तो ये कैसे लेस हो गया? -28 से -27 तो बड़ा होता है ना। मगर भगवान, ये हम जो बात कर रहे हैं वो डेल्टा एच की बात है। डेल्टा एच में माइनस साइन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द एनर्जी रिलीज्ड। ये भी है, यहाँ पे माइनस जो है वो है एक्सोथर्मिक का साइन, है ना। तो प्रभु ये ध्यान रखना, कभी भी ये गलती मत करना। जब भी हम डेल्टा एच की वैल्यू देते हैं, डेल्टा ई की वैल्यू देते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू देते हैं, डेल्टा एस की वैल्यू देते हैं, तब ये प्लस और माइनस साइन का मतलब अलग होता है। वो हमारा मैथ्स वाला मतलब नहीं है। डेल्टा एच, डेल्टा ई, डेल्टा जी में माइनस का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इज रिलीज्ड, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये आपका एक्सोथर्मिक का साइन है ना। वैल्यू ये है 28 और 27, तो 27 वाली वैल्यू कम हो गई। अब बराबर से चेक करो, देखो हमारे पास सीस कंपाउंड है और यहां पे है ट्रांस कंपाउंड। आप लोग भली भांति जानते हो, पहले से ही आपके अंदर जो ऊर्जा है उसके कारण, आपके अंदर जो नॉलेज है उसके कारण आपको पता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ट्रांस कंपाउंड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना बेटा, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल मोमेंट म्यू का वैल्यू होता है 0, जबकि यहां पे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 नहीं होता। इस वजह से ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है सारे मायनों में। तो सीस के कंपैरिजन में ट्रांस ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी कम है। ठीक है, ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अच्छा, ज्यादा स्टेबल होने का मतलब क्या है? ज्यादा स्टेबल का मतलब है उस खुद इस ट्रांस मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या है? ऑलरेडी कम है। ठीक है, तभी तो वो क्या है? स्टेबल है। चलो, ये तो हमने आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो बता दिया। तो इससे हमें रिलेशन क्या मिलता है? हमें रिलेशन ये मिलता है कि मोर द स्टेबल कंपाउंड लेस द वैल्यू ऑफ HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इज इट फाइन? अच्छा, कोई बोलेगा सर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, और थोड़ा ऐसे डिटेल में लेके जाओ ना। चलो देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसको फटाफट। देखो, यहां पे है एनर्जी, खासकर पोटेंशियल एनर्जी। जो बातें हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की बातें हैं। और यहां पे ले रहा हूं मैं स्ट्रक्चर्स। हम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस स्ट्रक्चर का ग्राफ बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में अभी मैंने क्या बताया कि सीस वाला जो कंपाउंड है, वो सीस वाले कंपाउंड का एनर्जी लेवल यहां पे है। ठीक है, आपका जो ट्रांस वाला कंपाउंड है उस ट्रांस का एनर्जी लेवल यहां पे है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो एनर्जी में कम ही होगा ना यार, क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है तो उसका एनर्जी लेवल कम है। और आप जा कहां रहे हो? आप जा रहे हो नॉर्मल ब्यूटेन पे, C4H8, C4H10, नॉर्मल ब्यूटेन पे जा रहे हो, यानी इस वाले एनर्जी लेवल पे आप जा रहे हो, ब्यूटेन बना रहे हो। इन दोनों से ब्यूटेन तो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अल्केन है, तो उसका एनर्जी क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। अब चेक करो, देखो यहां पे हमें ये वाला डिफरेंस जो है सी से लेके ब्यूटेन वाला, और ये वाला जो डिफरेंस है ट्रांस से लेके ब्यूटेन वाला, तो ये जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है, ये डिफरेंस है डेल्टा एच। ये डिफरेंस है डेल्टा एच, ये यानी ये नीचे तक है बेटा, ये पूरा जो डिफरेंस है वो है डेल्टा एच फॉर सीस। तो ये कितना हो जाएगा? 28.6, और ये कम हो गया तो ये 27.6 हो जाएगा। समझा ना? देखा आपने?
पहले से वो स्टेबल था, वहां से जाना तो ब्यूटेन तक ही है, तो ये कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कम एनर्जी का डिफरेंस लाएगा, जबकि ये ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस लाएगा सी से लेके जब ब्यूटेन तक जाते हो तो। इज इट ओके? पूरी दुनिया में किसी भी कंसेप्ट को अगर समझना है, केमिस्ट्री के किसी भी ऐसे कंसेप्ट को आपको समझना है, तो आपको थर्मोडायनेमिक्स यूज करना पड़ेगा। मैं हर बार बोलता रहा हूं, जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स सिखाया था आपको, यानी आप में से जितने बच्चों को मैंने थर्मोडायनेमिक्स सिखाया है, उनको मैंने एक ब्रह्म वाक्य दिया था। मैंने बोला था केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जो है या केमिस्ट्री जो है वो हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के रूल्स पे ही चलता है। सारे केमिकल रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स से ही चलते हैं, है ना। थर्मोडायनेमिक्स इसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। हम पूरे केमिस्ट्री को थर्मोडायनेमिक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बैक टू द बिजनेस। देखो डिफरेंस के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो एक इन जनरल आपको एक रिलेशन बता देता हूं। ये सारी चीजें आपका नॉलेज बढ़ाती है, ये नॉलेज बढ़ाने वाली चीजें हैं। इसको मैं बोलता हूं एड टू योर नॉलेज। इसको बोलते हैं ATYK, एड टू योर नॉलेज। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं पूछा जाए तो और भी बढ़िया है। चलो अब रिलेशन दे देते हैं, हम तो शॉर्टकट में विश्वास करते हैं। Heat of hydrogenation is inversely proportional to stability of compound। जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होने वाला है उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। HOH जो है उसकी स्टेबिलिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर द स्टेबल लेस द HOH, लेस द स्टेबल मोर द HOH। लेस स्टेबल का मतलब ज्यादा होगा एनर्जी, वहां से वो इस वाले लेवल तक आने वाला है। बराबर से कंसेप्ट क्लियर हुआ, बराबर पता चल गया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। तो इसी के जैसा एक और कंसेप्ट लेते हैं जो कि है HOC, हीट ऑफ कंबशन। सेम, कोई डिफरेंस नहीं, एक ही पॉइंट अलग आएगा। ये तो सही है, स्टेबिलिटी के साथ साथ HOC भी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मगर उसमें एक चीज एडिशनल आएगी, वो ये है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते जाओगे तो हीट ऑफ कंबशन डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, बिकॉज मोर द नंबर ऑफ कार्बन विल कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, सो मोर द एनर्जी विल बी रिलीज्ड। एक ही पॉइंट जो है इसमें एडिशनल है, जो इसमें हमें अप्लाई नहीं करना है। ओके, चलिए देखते हैं इसके बाद वाला पॉइंट, हीट ऑफ कंबशन। वेरी नाइस। हीट ऑफ कंबशन। HOC, हीट ऑफ कंबशन। तो पहली बात तो जो हमने यहां पे बताई वही लिख देता हूं मैं। हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड। चलो, जिसका कंबशन कर रहे हो उसके साथ ये स्टेबिलिटी के साथ ये प्रोपोर्शनल है। और HOC जो है एक और चीज के साथ भी प्रोपोर्शनल है, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ ये क्या होता है? प्रोपोर्शनल। जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उतने ही ज्यादा क्या हो जाएगा? हीट ऑफ कंबशन की वैल्यू होगी। ओके, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे यहां पे ले रहा हूं। लेट्स से अगर मेरे पास है मीथेन, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस कर लेते हैं, एक कार्बन, यप, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 यानी 4।
इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो मतलब एक्स जितना मिल रहा है, एक्स किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अच्छा अब मैं ले रहा हूं यहाँ पे C4H10, चलो ब्यूटेन ले रहे हैं, C4H10 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। ये तो फिक्स है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलने वाला है मुझे। बैलेंस करो इसको, 4 कार्बन है तो 4, हाइड्रोजन 10 है तो 5, यहां पे ये 8 और 5, 8 और 5 13, 13, राइट। तो ये क्या करें, 13/2, सिंपल। देखो ना, ये मैंने क्यों ऐसा किया, आप जानते हो, बड़े हो गए आप लोग। तो ये 13 2 जा कितना हो जाएगा, 26, 26/2 कितना हो जाएगा वापस, 30। ठीक है ना। तो अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 से 2 2C4H10 26O2 8 इन 10। तो ऐसे भी कर सकते हो, ये अगर आपको पसंद नहीं आता ऐसा फ्रैक्शन वाला तो, है ना। तो यहां पे मुझे जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या है, y किलो कैलोरी पर मोल, और यहां पे y का वैल्यू जो है वो डेफिनेटली x के कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो डेफिनेटली ये ज्यादा ही मिलेगा। ओके चलो अब वापस से बात करते हैं। एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं यहां पे, इस कंपाउंड को बराबर से देखना और मुझे बताना चलो ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड में मैं डबल बॉन्ड यहां पे डाल रहा हूं। ओके, और इस वाले कंपाउंड में मैंने डबल बॉन्ड यहां पे डाल दिया। ठीक है, अब इसके लिए मुझे कंबशन करना है। तो आप जानते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने वाला है ना। अब मुझे बताओ इन दोनों कंपाउंड्स में से, इन दोनों कंपाउंड्स में से मैं वैल्यूज भी दे देता हूं, चलो ना। इसका वैल्यू है y जितना, y किलो कैलोरी, और इसका वैल्यू है z किलो कैलोरी। आपको ये बताना है कि y और z के बीच का रिलेशन क्या होगा, इसके बीच का रिलेशन क्या होगा, y ग्रेटर देन z, z ग्रेटर देन y, z इज इक्वल टू y, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू z। क्या लग रहा है आपको, इसमें से कौन सा रिलेशन इसके लिए बेस्ट बैठता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लग रहा है, कौन सा जो है वो परफेक्ट है? जल्दी 1 2 3 4 में से कोई भी एक वैल्यू डाल दो, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो ईश्वरी 3, कन्हैया महाजन, y इज इक्वल टू x, y z दोनों सेम होंगे। चलो प्रतिमा बी, कुंजन 3, नम्रता 1, मानसी 4, पूजा 2, योगेश 1 बता रहे हैं, पूजा वापस 4। ओके वेरी नाइस, चलो चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। काफी लोगों ने बड़ी आंसर दे दिए हैं, नाइस। ओ प्रतीक्षा, प्राजक्ता, साइली, भावेश,
किरण पटेल, धनंजय, अथर्व, दर्शन। ओके चलो, वेरी गुड वेरी गुड, फाइन। चलो आते बात बस बैक टू द बिजनेस। देखो बेटा, अगर आप ये मान रहे हो कि ये सीस है और ये ट्रांस है, तो आपका मानना मुनासिब है, आप सही मान रहे हो। ये आपका कंपाउंड जो है वो सीस है और ये कंपाउंड जो है वो क्या है, ट्रांस है, राइट। और अगर आप ये मान रहे हो कि ये ट्रांस वाला कंपाउंड ये सीस वाले कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल है, मगर कौन से मायने में, किस रिस्पेक्ट में वो ज्यादा स्टेबल आप बोल रहे हो? कि आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात कर रहे हो यहाँ पे ना? यहाँ पे तो मैं इस कंपाउंड का कंबशन कर रहा हूं बेटा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है वो अलग नहीं है, सिर्फ ये डबल बॉन्ड का प्लेस जो है वो अलग है। अरे यार, हम डबल बॉन्ड के साथ थोड़ी ना रिएक्शन कर रहे हैं, हम तो पूरे कंपाउंड का ही कंबशन कर रहे हैं। हमें उस डबल बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अगर हम इस डबल बॉन्ड के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, अगर इस डबल बॉन्ड के साथ हम केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? हाँ, अगर मैं ट्रांस वाला कंपाउंड ले रहा हूं, तो ये कंपाउंड अगर इस रिएक्शन का मैं कंप्लीट कंबशन नहीं करता हूं, पार्शियल रिएक्शन कर रहा हूं, पार्शियल कंबशन। तो पार्शियल कंबशन में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में क्या होता है? ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्ट करता है और यहां पे बनाता है इपॉक्साइड। इसके साथ बन जाता है इस तरह का एक इपॉक्साइड कंपाउंड। इपॉक्साइड कंपाउंड बनता है। जब ये इपॉक्साइड बनता है, तो जो अगर ट्रांस वाला कंपाउंड है तो वो जल्दी से इपॉक्साइड नहीं बनाता क्योंकि वो स्टेबल है, जबकि सीस वाला कंपाउंड इमीडिएटली इपॉक्साइड कंपाउंड बना देगा। तो इस मामले में हम बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है वो क्या होगा, ज्यादा होगा कंबशन के लिए, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, मगर एक चीज याद रखो, एक चीज दिमाग में रखो बराबर से, कि अगर सीस और ट्रांस टाइप का अगर आपका कंपाउंड है, सीस और ट्रांस में, और यहाँ पे आपको कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, यहाँ पे ना तो ऐसा बोला गया है कि ये कंप्लीट कंबशन है, ना तो यहाँ पे बोला गया है कि पार्शियल कंबशन है, कुछ नहीं, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऐसा मान लेंगे कि ये कंप्लीट कंबशन है, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये कंप्लीट कंबशन है। इज इट ओके? और अगर कंप्लीट कंबशन है, तब हम ये सीस और ट्रांस वाला जो हमारा फंडा है वो आगे जो हमने केमिकल रिएक्शन यानी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो डिस्कस किया था वही ले लेंगे बाय डिफॉल्ट। जितना ज्यादा स्टेबल, कौन से स्टेप के लिए? पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए, वही हमारा इस कंप्लीट कंबशन के लिए भी स्टेप हो जाएगा। अगेन वापस से सुनो, दिखने में ये दोनों कंपाउंड सेम लग रहे हैं, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये सीस और ट्रांस है। डबल बॉन्ड जो है वो कहीं पे भी डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि तो फिर इसके कंबशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब इन दोनों का वैल्यू जो है वो क्या हो जाना चाहिए, y और z का वैल्यू सेम हो जाना चाहिए। मगर ये रिएक्शन जो है वो होता तो पार्शियल से ही कंप्लीट है, पहले तो पार्शियल वाला रिएक्शन ही होता है, बाद में कंप्लीट में जाता है वो। सो डेफिनेटली हमें जो हमारा ये रूल है वो दिमाग में रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जो है उसके साथ ये HOH जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है तो Z का वैल्यू जो है वो Y के वैल्यू के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, Z Y ग्रेटर देन Z। अगेन अच्छा, अगर मैंने ये कंपाउंड नहीं लिया होता, अभी भी आपको एक और एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लीजिए हमने ये कंपाउंड नहीं लिया होता, हमने कंपाउंड लिया होता ये वाला जो हमने प्रीवियस कंसेप्ट के लिए यूज किया था, ब्यूटेन सीस एंड ब्यूटेन ट्रांस। ठीक है ना, ब्यूटेन सीस एंड ब्यूटेन ट्रांस। तो इसमें सीस और ट्रांस में ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? आप जानते हो ट्रांस वाला जो है वो
ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है, तो उसके लिए जो HOC का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, जबकि इसके लिए HOC की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे? स्टेबिलिटी आप डिसाइड करोगे कि आपका कंपाउंड सी से या ट्रांस, ट्रांस से तो ज्यादा स्टेबल है तो HOC का वैल्यू कम होगा, सी से तो वो कम स्टेबल है तो HOC का वैल्यू ज्यादा होगा। इज इट ओके? आ रही बात समझ में? जिन लोगों ने ये आंसर दिया है Z इज इक्वल टू वाई, उनका सोचना बहुत सही था, आप लोगों ने बहुत सही सोचा था कि सर इसमें तो सारी चीजें जो है वो तो सिमिलर है। कैसे सिमिलर है देखो, चेक करते हैं। हमने बोला था आपको कि किसी भी कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए आप कहां कहां जाओगे? नंबर 1 एरोमेटिसिटी, नंबर 2 रेजोनेंस, नंबर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, नंबर 4 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 5 मैंने बताया था स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट? चेक करो, क्या ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है? ना। एरोमेटिसिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी? साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अरे वहीं गड़बड़ हो गई, इसमें तो ये सारे कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक तो है ही नहीं, ये कंपाउंड तो नॉन एरोमेटिक है। आए समझ में? तो दूसरी बात चेक करते हैं, क्या इसमें रेजोनेंस है? इसमें रेजोनेंस नहीं है, राइट? भूल जा। क्या इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है? हाँ है ना, डबल बॉन्ड को घेर लो, दोनों कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड को घेर लो, डबल बॉन्ड को घेर लिया मैंने, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं मुझे और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, मतलब यहाँ पे 4 अल्फा H है। इसको भी घेर लो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं अल्फा कार्बन पे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ भी 4 अल्फा H है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के मामले में भी ये दोनों क्या है? सेम। इंडक्टिव इफेक्ट पे आ जाओ, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? ये CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, CH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सेम है, CH2 डोनेटिंग, CH2 डोनेटिंग। इंडक्टिव इफेक्ट के मामले में भी ये दोनों क्या है? सेम है। तो अब एक ही पॉइंट बचता है, वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का बोले तो मतलब ये है कि यहाँ पे दोनों कार्बन, दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों कार्बन एक दूसरे से क्या है? अपोजिट, एकदम इक्लिप्स्ड कंडीशन पे है, इक्लिप्स कंडीशन पे है, मतलब ये दोनों और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। जबकि यहाँ की कहानी पूरी अलग है। देखो, यहाँ का हाइड्रोजन, यहाँ का हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन एक दूसरे से अपोजिट साइड पे, ट्रांस जैसी कंडीशन, ट्रांस कंडीशन है, यानी वो उसमें एंटी कंडीशन है, इक्लिप्स नहीं है यहाँ पे वो एंटी, मतलब कि स्टेगर्ड वाली कंडीशन है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ट्रांस वाला कंपाउंड आपका ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरह से काम करता है स्टेरिक हिंड्रेंस। आई बात समझ में? इस स्टेरिक हिंड्रेंस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए ही मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था। मैं ये एग्जांपल भी ले सकता था, पहले मैंने ये एग्जांपल ले लिया तो आप बोलते ट्रांस का कम, सिस का ज्यादा। ये तो बच्चों का कह, ये पूछे थे। इज इट ओके? इसका भी HOC और HOH दोनों का मैं आपको DPPs भेजूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। इज इट ओके? और कोई भी चीज जैसे मैंने बोली हो, ये मैं आपको देने वाला हूँ, अगर मैं मिस कर जाऊं तो आप डेफिनेटली मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, मुझे पर्सनल उस पे मैसेज कर सकते हो, सर आपने ये चीज भेजने का बोला था। कल भी किसी एक बच्चे ने मुझे पूछा था, तो मैंने इमीडिएटली वो सीरीज भेज दी थी, है ना? क्योंकि कई लोगों को कई सारी चीजें मैं बोलता हूँ कि सारी बैचेस में ये भेजेंगे, ये भेजेंगे, राइट? तो मुझे याद करा देना, मुझे जितना याद हो तो उतना तो भेज दूंगा मैं, है ना? मेमोरी अच्छा है आपका, नहीं मेरा। ओके, नाउ let us jump to the another topic. Okay, हमें यहां पे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, मैं दोनों के लिए, दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए एक एक ट्रिक आपको बता दूंगा,
जिससे आप पता कर पाओगे कि किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा और किसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा वो, और किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा वो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बॉन्ड एनर्जी से। पहले तो ये समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी होता क्या है। बॉन्ड एनर्जी का सीधा सा मतलब है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स। किसी भी दो एटम के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपकी बॉन्ड एनर्जी है। ये बॉन्ड एनर्जी जो है वो पर मोल के लिए कैलकुलेट की जाती है, पर मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए कैलकुलेट की जाती है। और एक मिसकंसेप्ट जो होता है वो भी मैं यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पास है मार्स गैस, ये मार्स गैस है, मतलब मीथेन है ये। तो मुझे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की वैल्यू चाहिए, मतलब x किलो कैलोरी, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर जो कार्बन और हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है x किलो कैलोरी, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए भी x किलो कैलोरी चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। यहां पे जो है, यहां पे मुझे चाहिए y किलो कैलोरी। अच्छा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक अगर करना है तो मुझे चाहिए z किलो कैलोरी, z किलो कैलोरी चाहिए। अच्छा, ये वाला बॉन्ड मुझे ब्रेक करना है तो इसके लिए चाहिए मुझे w किलो कैलोरी। मतलब कि ये w x y z ये चारों की चारों वैल्यूज जो है ना बेटा, ये हमेशा अलग होती है। तो आपको लग रहा होगा कि सर तब तो हमें हर एक कंपाउंड के लिए अगर अलग बताना चाहिए, हर एक कंपाउंड के लिए हमें ऐसा लिखना चाहिए कि CH का फर्स्ट बॉन्ड, CH का सेकंड बॉन्ड, CH का थर्ड बॉन्ड ना। ऐसा नहीं करते। करते क्या है, इन चारों के चारों बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी भी एनर्जी लग रही है उन सबको ऐड किया जाता है और उसको 4 से डिवाइड करके उसका एवरेज निकाला जाता है। और जो आपको डेटाबेस में या फिर कहीं पे भी अगर बुक्स में ये वैल्यूज दी जाती है तो वो वैल्यू एवरेज बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू होती है, ना सिर्फ मीथेन में, सारे कंपाउंड में जहां पे सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग ही होते हैं, सेम कभी नहीं होता। जो मिलता है वो आपको एवरेज मिलता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज इक्वल टू W प्लस x प्लस y प्लस z बाई 4। ये ध्यान रखना, दिमाग में रखना ये चीज कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो एवरेज बॉन्ड एनर्जी है। वो किसी एक बॉन्ड के लिए होती है तो सारे बॉन्ड्स के लिए ऐसा नहीं होता, हर एक के लिए अलग अलग होती है ना। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट होता है। सबको यही लगता है कि ये बॉन्ड एनर्जी का मतलब एक बॉन्ड ब्रेक किया तो सबके लिए वही होगा ना। इज इट ओके? ये क्लियर है? इस कहानी को समझ में आया बराबर से? ओके, चलिए। बॉन्ड एनर्जी एक और चीज पे डिपेंड करती है और वो चीज है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास है CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, एक ये वाला हाइड्रोजन जो है उसको मैं यहां से ब्रेक करना चाह रहा हूं और एक ये वाला हाइड्रोजन जो है उसको मैं यहां से ब्रेक करना चाह रहा हूं। ये तो सिमिलर है, ये दोनों सेम है, दोनों CH3 वाले H तो सेम है। अब है तो ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही, ये भी कार्बन हाइड्रोजन। तो आपको शायद दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एक काम करो ना, आप ये तीनों बॉन्ड को ब्रेक करो, ये दो बॉन्ड को ब्रेक करो, ये तीन बॉन्ड को ब्रेक करो। टोटल आप 3 + 3 6 + 2 8 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अब 8 की वैल्यू को ऐड करो और डिवाइड बाय क्या कर दो
इट नहीं, वापस यहाँ पे गलती हो गई। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने जो ये CH3 और ये CH3 जो लिया है वो दोनों प्राइमरी कार्बन है, वो दोनों प्राइमरी कार्बन है, जबकि बीच वाला कार्बन जो है वो क्या है? सेकेंडरी कार्बन है। तो बेटा सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन दोनों की जो CH बॉन्ड की एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। अरे बाबा कार्बन ही अलग है साईं, तो डिफरेंट ही होगा ना, डेफिनेटली, राइट? किसका ज्यादा किसका कम वो चेक करते हैं। अब आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको आपके मन में इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो और दोनों एटम्स पे फ्री रेडिकल बना लो, कार्बन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, इसको ब्रेक करो, दोनों पे फ्री रेडिकल बना लो, ठीक है? ये कार्बन फ्री रेडिकल, ये आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब आप चेक करो कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इन दोनों फ्री रेडिकल कार्बन में से ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल कार्बन कौन सा है? आप तो एकदम इंटेलिजेंट हो, आपको पता चल गया, वेरी गुड। सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। प्राइमरी फ्री रेडिकल के कंपैरिजन में सेकेंडरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी से टर्शियरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन की तरह होता है, कार्बोकैटायन प्राइमरी से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी से टर्शियरी ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया, राइट? तो जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, या फिर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनने वाला है, वो वाला बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक होने के बाद जो इंटरमीडिएट बनेगा ना कार्बन फ्री रेडिकल, वो स्टेबल होगा। तो एक स्टेटमेंट लिखो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is inversely proportional to stability of carbon free radical, is inversely proportional to stability of carbon free radical, ठीक है? More the stable free radical is going to form, less the energy is required, right? तो मैं लिख सकता हूं bond energy is inversely proportional to stability of carbon free radical। ये सिर्फ कार्बन फ्री रेडिकल के लिए ही बात है, क्योंकि आप कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। कार्बन क्लोरीन वाला बॉन्ड ब्रेक करते तो यहां पे कार्बन फ्री रेडिकल की जगह पे आ जाता कार्बोकैटायन और कार्बोकैटायन। कब? अगर ये हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन होता, मतलब कार्बोकैटायन बनता, तब की बात है। इज इट ओके? तो bond energy is inversely proportional to stability of free radical formation. Whatever the free radical is going to form, that is inversely proportional. Is it okay? ये bond energy के लिए बात समझ में आई बराबर से सबको? क्लियर है ना? जल्दी से फटाफट 1 मिनट ये चेक करो और डन करके मुझे भेज दो। ओके, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन, बस झगड़ा मत करो, डोंट फाइट। अच्छा है आप लोग क्लासरूम में नहीं हो, वरना एक दूसरे को पीट पीट के लोही लुहान कर देते सब। कमेंट में ही इतना मार रहे हो एक दूसरे को, सो डोंट कमेंट। ये इंटरनेट है मेरी जान, समझा करो, कुछ भी हो सकता है। इंटरनेट हमारा सही चल रहा है बाबा, आपका कोई आगे पीछे थोड़ा ऐसे घूम लो, है ना, तो हो जाएगा सही, डोंट वरी।
गॉट इट? झगड़ा नहीं ना। चलो फटाफट बेटा ये खत्म करते हैं बॉन्ड लेंथ वाला। हाँ, कंसेप्ट 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 बच्चे, कंसेप्ट जितना स्ट्रांग रखोगे ना उतना आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखते जाओ। ओके चलिए फटाफट बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के लिए मैं पहले ही शुरू करता हूं यहां पे। बॉन्ड लेंथ देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो बॉन्ड लेंथ है ये 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब कि जैसे जैसे यहां पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ छोटी होती जाएगी, है ना? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता गया, बॉन्ड लेंथ छोटी होती गई। तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि हाइब्रिडाइजेशन जैसे जैसे चेंज होता जाएगा, यानी sp3 है, sp2 है और sp है, तो जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती गई। तो एक चीज और भी लिख सकता हूं मैं कि यहां पे परसेंटेज s कैरेक्टर जो है, परसेंटेज s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर मुझे टोटल हाइब्रिडाइजेशन में s ऑर्बिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक s है और 3 p है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि s ऑर्बिटल का 25% कंट्रीब्यूशन है sp3 में। तो परसेंटेज s कैरेक्टर हो जाएगा 25% इन sp3। sp2 में कितना होगा? ऑलमोस्ट 33.33%, बिकॉज देयर आर 3 ऑर्बिटल्स, तो इसमें से एक s है और 2 p है, तो 33.33% हो जाएगा। sp में कितना हो जाएगा? 50%। तो अब कंसेप्ट समझ लो, याद रख लो इस चीज को कि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो बॉन्ड लेंथ जो है वो परसेंटेज s कैरेक्टर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मोर द परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल, द बॉन्ड लेंथ वुड बी स्मॉलर। परसेंटेज बढ़ता गया, बॉन्ड लेंथ छोटी होती गई। अरे बाबा, नंबर ऑफ s ऑर्बिटल, परसेंटेज s ऑर्बिटल बढ़ता गया मतलब स्फेरिकल होता गया मॉलिक्यूल, और नजदीक आता गया। डंबल शेप नहीं है, डंबल शेप होता तो दूर होता, s कैरेक्टर बढ़ता गया तो ज्यादा और ज्यादा नजदीक आता जाएगा। इज इट ओके? याद रखो, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s कैरेक्टर। बॉन्ड लेंथ एक और चीज पे भी डिपेंड करती है, फटाक से जल्दी से देख लेते हैं जो काम की चीज है। बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है कि जिस बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं उसके बगल वाला बॉन्ड जो है वो कौन है। मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर एक गंदी मछली आ गई तालाब में तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक ऐसा आपका कार्बन आ गया कि जो इस sp3 के कंपैरिजन में कम s कैरेक्टर शो कर रहा है। जैसे ही s कैरेक्टर ज्यादा s कैरेक्टर शो कर रहा है, जैसे ही ज्यादा s कैरेक्टर हो गया बॉन्ड लेंथ छोटी हो गई। मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी एक सिंगल बॉन्ड के बगल में डबल बॉन्ड आ गया तो सिंगल बॉन्ड का साइज भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ये 1.54 एंगस्ट्रॉम था, यहां पे वापस लिख रहा हूं मैं, ये होना चाहिए था क्या? 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था। दिख रहा है ना सबको? 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए था, मगर इस मछली की वजह से ये 1.49 एंगस्ट्रॉम हो जाता है, ये कम हो जाता है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड हो
तो इस सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। इतना ही नहीं है, यहां पे वो कहावत जो है वो गलत हो जाती है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ऐसा तो है ही है। ऐसा भी है कि वो गंदी मछली अच्छी मछलियों के बीच में रहने की वजह से वो थोड़ी अच्छी भी बन जाती है। मतलब ये डबल बॉन्ड जो है ना बेटा, ये 1.34 एंगस्ट्रॉम का यार होना चाहिए था ना वो, मगर ये नहीं होता। ये क्या हो जाता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि उसके बगल में अच्छे लोग आ गए ना, सिंगल बॉन्ड वाला आ गया। तो डबल बॉन्ड के अंदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और सिंगल बॉन्ड के अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ये समझना था। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा बेटा, तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। बॉन्ड लेंथ तो छोटी होने वाली ही है। हाँ, एक और चीज बता दूं आपको, थोड़ा रिलैक्स कर दूं आपको ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, रट्टा नहीं मारना है। आपको कंसेप्ट समझना है कि डबल बॉन्ड के बगल में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ है वो डबल बॉन्ड की वजह से छोटा हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड के बगल में अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का लेंथ थोड़ा बढ़ जाएगा। इज इट ओके टू ऑल? सबको समझ में आया? वेरी नाइस। ये कंसेप्ट जो मैंने आप 4 कंसेप्ट बताए, HOH, HOC, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, उसी के बेस पे मैं क्वेश्चंस भेजूंगा, वो आपको सॉल्व करना है। और कल मिलते हैं वापस नए टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हो सकता है तो GOC वाला पोर्शन हम जितना हो सके उतना जल्दी खत्म करेंगे, काम की चीजें। ओके, सायोनारा, बाय बाय, थैंक यू।